अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेशन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आज स्टार्ट करें, जो कल हमने चीज़ें देखी थी इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने कवर किया था कि टैक्स क्या होता है, उसके बाद डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है, और इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद टैक्स ईयर क्या होता है, उसके कितने टाइप्स हैं, और नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है, क्योंकि सैलरीड पर्सन के लिए जो रेलेवेंट टैक्स ईयर है वो नॉर्मल टैक्स ईयर है जो जुलाई से लेकर जून तक होता है, और जिस कैलेंडर ईयर में 30 जून फॉल करेगा उससे हम टैक्स ईयर को डिनोट करेंगे। तो पर्सन क्या होता है, इसको हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी। पर जो टैक्सेबल इनकम है तो वो कौन कौन से हेड्स में आ सकती है। सैलरी इनकम है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, कैपिटल गेन्स है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। हमारी ये ट्रेनिंग क्योंकि सैलरी इनकम के हवाले से है, तो हमारी जितनी भी डिस्कशन है वो सैलरी इनकम के रेलेवेंट ही चल रही होगी। बाकी अगर ये जो दूसरे हेड्स हैं अगर वो भी किसी को कवर करने हैं तो मेरी एवरी फ्राइडे जो एक सेशन होता है 9:30 to 10, उसमें मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कवर करवा चुका हूँ। उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो भी उसमें एक लिंक मैंने ग्रुप में, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो वहाँ पे मैंने शेयर किया हुआ है, तो वहाँ से आप इनकम फ्रॉम बिजनेस और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी सीख सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक उसमें हमारा कवर होगा कैपिटल गेन्स का। उसके बाद रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के हवाले से हमने पढ़ा था कि रेजिडेंट पर्सन की जो इनकम होती है वो पूरी पाकिस्तान में टैक्सेबल होती है, यानी कि पाकिस्तान सोर्स इनकम प्लस फॉरेन सोर्स इनकम दोनों पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी, सब्जेक्ट टू टैक्स ट्रीटी। अगर उन आपस में उन कंट्रीज का आपस में कोई एग्रीमेंट है डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए, तो फिर वो एग्रीमेंट फॉलो किया जाएगा। जब वो जो एग्रीमेंट होता है वो उसको प्रिवेल कर जाता है, यानी कि फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में क्या लिखा हुआ है वो उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है, बल्कि उस एग्रीमेंट को फॉलो किया जाता है। इसी तरह जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है उसकी सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम यहाँ पे टैक्सेबल होगी। अब रेजिडेंट कौन होता है, जो इंडिविजुअल है उसका पाकिस्तान में अगर स्टे 183 डेज या उससे ज़्यादा है तो रेजिडेंट है, और अगर 183 डेज से कम है तो फिर एक दूसरी कंडीशन देखी जाती है कि क्या उसका स्टे 120 डेज से ज़्यादा है या कम है। अगर 120 डेज से कम है तो वो नॉन रेजिडेंट है, और अगर 120 डेज से ज़्यादा है तो फिर एक और चीज़ देखी जाएगी कि उसका स्टे जो लास्ट 4 ईयर्स गुजरे हैं उसमें 365 डेज से ज़्यादा है या कम है। अगर 365 डेज से ज़्यादा है तो फिर वो रेजिडेंट हो जाता है, अगर 365 डेज से कम है तो वो नॉन रेजिडेंट है। इसी तरह जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उसको बाहर पोस्ट किया हुआ है, अब क्योंकि वो पाकिस्तान में इसका स्टे नहीं होगा, मगर क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई और जॉब की वजह से ही गवर्नमेंट ने उसको बाहर पोस्ट किया हुआ है तो वो रेजिडेंट हो जाएगा। उसके बाद हमने एग्जाम्पल देखी थी, फिर सैलरी में हमने डिस्कस किया था कि जो भी अमाउंट एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर से रिसीव करेगा वो सैलरी इनकम का पार्ट है। उसमें पे वेजेस और अदर रेम्युनरेशन आ गई, अलाउंसेस आ गए, परफ्यूज आ गए, और सैलरी में से कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं है, किसी भी एक्सपेंस की डिडक्शन अलाउ नहीं है। ग्रॉस सैलरी पे हमें टैक्स देना होगा। फिर हमने ये जो पेरोल शीट है उसको हमने देखा था। फिर सैलरी जो है वो टैक्सेबल है ऑन रिसीट बेसिस। रिसीट और एक्चुअल बेसिस का हमने कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में समझा था। तो सैलरी जो है वो रिसीट बेसिस फ्लेक्सिबल है। रिसीट क्या होती है कि या तो एक्चुअली रिसीव हो जाए, या अपने एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय की बिहाफ पे कहीं अप्लाई कर दिया हो, या एम्प्लॉय के लिए अवेलेबल हो मगर अभी तक एम्प्लॉय ने
उसको एक्चुअली रिसीव नहीं किया हो, मगर एम्प्लॉयर ने अपनी जो ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर की थी वो पूरी कर दी। उसके बाद परक्यूजर्स हमने डिस्कस किए थे। परक्यूजर्स में मोटर व्हीकल आ गई, सर्विसेज ऑफ हाउसकीपर, ड्राइवर, गार्डनर, अदर डोमेस्टिक असिस्टेंट, ये जितने भी बंदे हैं अगर उनकी सैलरी जो है वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो वो एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट बन जाएंगे। इसी तरह यूटिलिटीज़ की पेमेंट अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो वो भी सैलरी का पार्ट बनेगा। अगर एम्प्लॉयर ने कोई ऑब्लिगेशन वेव ऑफ कर दी तो उसका अमाउंट भी सैलरी इनकम में ऐड हो जाएगा। और इसी तरह एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन थी किसी और बंदे पे, एम्प्लॉयर ने इनके बिहाफ पे पे कर दी तो वो भी एक बेनिफिट है एम्प्लॉय को, वो भी उसमें ऐड हो जाएगी। इसी तरह हाउसिंग अकोमोडेशन है या इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है या इंटरेस्ट फ्री या रिड्यूस रेट पे लोन रिसीव हुआ। अगर कन्वीनियंस प्रोवाइड किए तो उस केस में अगर वो देखेंगे कि क्या वो पर्सनल यूज़ के लिए है या बिजनेस यूज़ के लिए है। अगर बिजनेस यूज़ के लिए है तो फिर कोई भी अमाउंट एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। अगर पर्सनल यूज़ के लिए तो 10% ऑफ द कॉस्ट, और अगर पर्सनल और ऑफिशियल यूज़ दोनों के लिए है तो फिर 5% ऑफ द कॉस्ट सैलरी का पार्ट बनेगा। और अगर वो गाड़ी पूरे साल अवेलेबल नहीं थी तो फिर नंबर ऑफ डेज के हिसाब से उसको प्रोपोर्शनेट करेंगे। तो अकोमोडेशन की हमने बात की थी कि अकोमोडेशन अगर अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दिया हुआ है, यानी कि एम्प्लॉयर का अपना घर था, एक कंपनी का जो कोई था और उसने एम्प्लॉयर ने उसको दे दिया, तो आप उसकी क्योंकि हमें बेनिफिट क्या मिला है वो वैल्यू हमें पता नहीं चलता, तो उस वजह से लॉ ने बोला है कि अगर ये घर नहीं होता तो फिर उसके बदले एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या पे करता, उस अमाउंट को कंपेयर करेंगे 45% ऑफ द बेसिक सैलरी से। तो जो जो हायर अमाउंट होगा वो सैलरी का पार्ट बनेगा। कन्वेंस अकोमोडेशन के अलावा अगर कोई और एसेट है तो वो तो या तो एम्प्लॉयर ने परचेज किया हुआ होगा या रेंट पे लिया होगा। एम्प्लॉयर ने अगर परचेज किया हुआ तो उसका कोई डिप्रिसिएशन चार्ज करा होगा, तो जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट होगा वो एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट बन जाएगा। या अगर रेंट पे दिया हुआ है तो रेंटल वैल्यू जो होगी वो सैलरी का पार्ट बन जाएगी। इसके बाद मेडिकल को हमने डिस्कस किया था कि अगर सिर्फ मेडिकल अलाउंस है तो 10% ऑफ द बेसिक सैलरी एग्जेम्प्ट है, और अगर एक्चुअल रिइंबर्समेंट हो रही है और वो इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो फिर वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी सब्जेक्ट टू कंडीशंस। एक तो ये है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर का एनटीएन होना चाहिए और एम्प्लॉयर की अटेस्टेशन होनी चाहिए, और अगर वो रिइंबर्समेंट जो है वो इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो टैक्सेबल हो जाएगा। और दूसरा केस आता है कि क्या रिइंबर्समेंट और अलाउंस दोनों मिलते हैं, तो वो रिइंबर्समेंट अगर इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगी तो फिर रिइंबर्समेंट एग्जेम्प्ट होगी और मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होगा। 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक उसमें फिर एग्जेम्पशन नहीं होगी। और अगर वो रिइंबर्समेंट जो है वो नॉट इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो फिर रिइंबर्समेंट पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी और मेडिकल अलाउंस जो है वो 10% ऑफ द बेसिक सैलरी तक एग्जेम्प्ट होगी। स्पेशल अलाउंस को डिस्कस किया था वो एग्जेम्प्ट है। लोन का हमने डिस्कस किया था कि अगर एम्प्लॉय ने लोन लिया हुआ है और वो लोन 10% जो कि बेंचमार्क रेट है उस जो उस लोन पे जो इंटरेस्ट है वो बेंचमार्क रेट से कम है, तो फिर जो डिफरेंशियल जो बेनिफिट है, फॉर एग्जांपल अगर 6% पे लोन लिया हुआ है तो 4% जो बेनिफिट है वो 4% एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट बन जाएगा। और अगर इंटरेस्ट फ्री लोन है तो पूरा पूरा 10% जो है वो एज अ बेनिफिट कंसिडर होगा और एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड हो जाएगा। ये कंडीशन उस वक्त एप्लीकेबल थे अगर वो लोन 1 मिलियन से ज़्यादा हो। अगर 1 मिलियन से कम होगा तो फिर ये वाला सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। फिर हमने ये एग्जांपल डिस्कस की थी कि बेसिक सैलरी 150,000 पर मंथ है, टैक्सेबल अलाउंसेस है 30,000 पर मंथ और लोन। तो यहाँ पे मैंने ये आंसर शेयर किया था, तो इसमें कैलकुलेशन से मुझसे मिस्टेक हुई थी कि अभी लोन क्योंकि नवंबर में लिया हुआ है
नवंबर से जून तक 8 महीने बनते हैं। तो मैंने उसमें 8 महीने का स्टाफ नहीं रखा था, पूरे पूरे साल का कैलकुलेट कर लिया था। करेक्ट आंसर ये होगा 2.1 मिलियन। हमारी 150,000 के हिसाब से साल की सैलरी 18 लाख हो जाएगी। फिर 30,000 के हिसाब से हमारी सैलरी 3,60,000 हो जाएगी। और फिर ये 1.5 मिलियन जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3% से, डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि 12 महीने होते हैं साल में, और मल्टीप्लाई बाय 8। एम्प्लॉय को बेनिफिट जो था वो 8 महीने के लिए मिला था, तो वो 30,000 आ जाएगा। तो टोटल जो टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी वो 2.1 मिलियन आ जाएगी, और इस पे टैक्स रेट अप्लाई होगा। अगर ये लोन एम्प्लॉय कहीं और यूज़ करेगा तो उसके, अब वहाँ से इनकम अर्न हो रही होगी, वहाँ से कुछ अगर एक्सपेंसेस अलावा हैं उसमें, तो फिर ये इंटरेस्ट एक्सपेंस भी वहाँ से माइनस हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका बर्डन एम्प्लॉयर पे नहीं पड़ता एडिशनल कॉस्ट का, तो ये एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट देगा, जैसे होटल वाला अपने सब्सिडाइज लोन खुद दे रहा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट सब्सिडाइज एजुकेशन दे रही है, या हॉस्पिटल सब सब्सिडाइज मेडिकल ट्रीटमेंट दे रही है, तो उस केस में ये जितने बेनिफिट है वो एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट नहीं बनेंगे। पर ये क्वेश्चन थे जो कि असाइनमेंट थे, तो मेरे ग्रुप में 2 बंदों ने शेयर किए हैं। तो मेरा आपने अभी तक उसको सॉल्व नहीं किया? इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने जो सॉल्व किया हुआ है वो भी अपने सामने रख लें, तो आप लोगों को फिर अंदाज़ा होगा कि कहाँ पे गलती हुई है। बेसिक सैलरी जो है वो 6 लाख रुपए है, वो पूरी की पूरी टैक्सेबल है। उसके बाद डियरनेस अलाउंस 60,000 है, वो भी टैक्सेबल है, वो भी हमने ऐड कर लिया। पर अकोमोडेशन जो है वो एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड की हुई है, तो 45% जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद जो बोनस है 90,000, वो सेल्फ टैक्सेबल अमाउंट पार्ट बन जाएगा। कन्वेंस जो है वो 8 लाख रुपए उसकी कॉस्ट है, तो अब ये बिजनेस यूज़ के लिए और पर्सनल यूज़ के लिए दोनों के लिए है, तो 5% यहाँ पे ऐड हो जाएगा। लंच अलाउंस पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा। टीएडीए क्योंकि स्पेशल अलाउंस है तो वो एग्जेम्प्ट है, तो वो यहाँ पे टैक्सेबल सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। और उसके बाद जो रेफ्रिजरेटर है उसकी कॉस्ट 120,000 है, और एम्प्लॉयर जो है वो 10% उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करता है, तो वो डिप्रिसिएशन वाला अमाउंट जो होगा वो यहाँ पे सैलरी का पार्ट बन जाएगा। टोटल टैक्सेबल सैलरी जो बनी वो 11,12,000 रुपये बन जाएगी। अपने सॉल्यूशन इसके साथ कंपेयर कर लें, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सर यहाँ पे बेसिक सैलरी 6 लाख थी, मैंने अज्यूम की थी कि ये 1 महीने की है, तो मैंने इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर कुछ बताया हुआ नहीं हो ना तो फिर उसको वही इसी हिसाब से लेके जाएगा। जहाँ पे पर मंथ होगी तो वो वहाँ नॉर्मली बताई होती है कि ये मंथली सैलरी है। जैसे पहले एग्जांपल किया ठीक है था तो सर। उसमें स्पेसिफिक था कि वो मंथली सैलरी है। ओके सर। अच्छा, आप यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी की अगर कैलकुलेशन करें तो 11,12,000 सैलरी है, 6 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है, और फिर 6 लाख से 12 लाख तक का स्लैब है, उस पर 5% रेट अप्लाई होता है। तो 6 लाख रुपए तक जीरो टैक्स लाइबिलिटी है, और फिर जो एडिशनल अमाउंट है 5,12,000 उस पर 5% अप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारी 25,600 रुपये टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी। किसी को कोई क्वेश्चन हो उसमें? हाँ सर।
उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको अगर हम देखें तो सैलरी 15,50,000 थी, बोनस था 1,40,000, परफॉर्मेंस अवार्ड, फिर रेंट और फिर कार दी हुई थी, उसका 10% हमने, 2 कार दी हुई हैं, एक बिजनेस यूज़ के लिए और एक पर्सनल यूज़ के लिए। तो बिजनेस यूज़ वाले पे कोई भी वो बेनिफिट वो नहीं होगा एज, और जो पर्सनल यूज़ की है उसका हम पूरा 10% ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक सॉल्यूशन आया था कि ये उसको जो मंथली हाउस रेंट पे हो रहा है, लैंडलॉर्ड को डायरेक्ट कंपनी पे कर रही है, तो उसको अकोमोडेशन ट्रीट किया जाता है। ये अकोमोडेशन नहीं होगी, ये एक रेंट का अमाउंट दे रहे हैं एम्प्लॉय को, देखिए एम्प्लॉय ने जाके कहीं पे रिहाइश लिया और उसका रेंट का अमाउंट जो है वो एम्प्लॉयर उसको पे कर रहा है, जस्ट लाइक हाउस रेंट अलाउंस। तो वो 24,000 के हिसाब से वो, अच्छा यहाँ पे भी मुझसे गलती हुई है, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, वो फ्लेक्सिबल सैलरी का पार्ट बनेंगी। उसके बाद ये आखिर में 2 चीज़ें आ रही हैं, ज़कात पेड और प्रोविडेंट फंड। अब ज़कात का हम आगे चल के आज डिस्कस करेंगे, प्रोविडेंट फंड का मैं थोड़ा वो भी आज हम डिस्कस करेंगे, मगर यहाँ पे क्वेश्चन के रिलेवेंट जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे अगर बता दूँ तो जो सैलरी होती है वो ग्रास अमाउंट पे टैक्सेबल होती है, वहाँ से किसी चीज़ भी डिडक्शन नहीं होती। प्रोविडेंट फंड में ये होता है कि कुछ कंट्रीब्यूशन जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्शन होती है और कुछ कंट्रीब्यूशन उतनी ही कंट्रीब्यूशन पर एम्प्लॉयर करता है। तो ये 1,55,000 जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्शन हुई है, और टैक्स जो लगा है वो ग्रॉस सैलरी पे लगता है, डिडक्शन कोई भी नहीं होती। तो हम प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन की यहाँ से कोई भी डिडक्शन नहीं करेंगे। उसके बाद गोल्डन हैंडशेक का हमने पढ़ा था कि लास्ट 3 इयर्स की जो एवरेज रेट होगा उससे हम टैक्स उस पे टैक्स पे कर सकते हैं। तो सर थोड़ा सा पीछे करना, सॉल्यूशन दिखाना, असली सवाल का एकोमोडेशन का देखना। सॉल्यूशन में एक थोड़ी सी गलती हुई है मुझसे, जो रेंट का अमाउंट है 24,000 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा। ठीक है सर, ये हो जाएगा 288,000। अब इसमें हमने तो 45% लेना है ना बेसिक सैलरी का, जो भी हायर होगा। वो अकोमोडेशन प्रोवाइड है, यहाँ पे रेंट का अमाउंट पे हो रहा है, अकोमोडेशन नहीं हो रही, कंपनी ने कोई अच्छा अकोमोडेशन नहीं दी हुई, रेंट का अमाउंट पे कर रहे हैं, अच्छा, डायरेक्ट वही ले लेंगे सीधा सीधा। डायरेक्ट वही ले लेंगे। ठीक है। सैलरी हमने पढ़ा था रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल है, उसकी 2 एक्सेप्शन है जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी, ये टैक्स रेट्स है। अब आज का हम यहाँ से शुरू करते हैं, टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स से आप लोगों को क्या समझ आ रहा है? कोई बताएगा और टैक्स ऑन टैक्स क्या है? शायद लाइबिलिटी और टैक्स पेबल बाय एम्प्लॉइज पेड बाय एम्प्लॉयर। अब क्या होता है, कुछ कंपनीज ऐसी होती है तो मतलब बेनिफिट्स दे रही होती है एम्प्लॉइज को, तो उसमें एक बेनिफिट ये भी देती है कि आपका जो भी टैक्स बनेगा वो टैक्स भी हम पे करेंगे, यानी कि एम्प्लॉय के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं डालते कि आपको अब सैलरी से टैक्स देना पड़ेगा। तो अब क्योंकि अब ये भी एक बेनिफिट है, तो अब वो सैलरी का टैक्स पार्ट बन जाएगा, जो भी बेनिफिट एम्प्लॉय को मिलेगा वो टैक्स सैलरी का पार्ट बनेगा। तो जब टैक्स का बेनिफिट भी एम्प्लॉय को मिल रहा है तो वो टैक्स भी एम्प्लॉय को पे करना पड़ेगा, वो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि एक एग्जांपल है कि ये एक सैलरी है, बेसिक सैलरी 8 लाख रुपए, अलाउंस 1 लाख रुपए से टैक्सेबल सैलरी आगे 9 लाख रुपए।
और इस पे टैक्स आ गया 15,000 रुपये। अब ये टैक्स जो है वो एम्प्लॉयर पे कर देगा। अब जब एम्प्लॉयर पे करेगा तो ये इसकी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बन जाएगी और उसकी सैलरी जो है वो बढ़ जाएगी। अभी टैक्सेबल सैलरी जो है 9 लाख रुपए आ रही है, अब ये 15,000 रुपये और भी इसको बेनिफिट मिला है तो ये 9 लाख रुपए टैक्सेबल सैलरी नहीं बनेगी, बल्कि इस टैक्सेबल सैलरी होनी चाहिए 9,15,000 रुपये। जब इसको 9,15,000 करेंगे तो फिर हमारी टैक्स लाइबिलिटी और बढ़ जाती है। अब 15,750 हो गया टैक्स। 15,000 तो पहले ही हमने ऐड किया हुआ है, ये 750 और एडिशनल और ऐड हो जाएगा। जब हम इसको और ऐड करेंगे तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी और भी बढ़ जाएगी। और बढ़ेगी। अब इसको दोबारा हम ऐड करेंगे तो टैक्स लाइबिलिटी दोबारा बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे हम ऐड करते जाएंगे, क्योंकि हमारी टैक्स सैलरी बढ़ती जाएगी और उस पर रेट अप्लाई करेंगे तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ग्रॉस अप का फार्मूला यूज होता है। तो ग्रॉस अप का फार्मूला ये होगा कि पहले हम जो भी टैक्स के अलावा जो भी हमारी टैक्सेबल सैलरी है उस पर हम टैक्स रेट अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे 9 लाख रुपये 5% रेट अप्लाई हो गया तो टैक्स लाइबिलिटी हमारी 15,000 रुपये हो गई। अब रेट टैक्स रेट है 5%, तो 15,000 हो गई। एक सवाल आया है कि अगर एक बार हमारा टैक्स एम्प्लॉयर ने पे कर दी तो दोबारा टैक्स क्यों देंगे। यहाँ टैक्स देने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयर टैक्स पे करेगा वो उसकी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बनेगा। अब जब उसकी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बनेगा, जैसे यहाँ पे 15,000 देंगे, अब उस एम्प्लॉयर ने दे दी तो अब उसकी सैलरी होगी 9,15,000 रुपये और उस पर अब इसका टैक्स लगा है 15,750। अब 15,000 तो अगर हम यहाँ पे बोलेंगे 15,000 तो एम्प्लॉयर ने दे दी, 750 फिर भी एम्प्लॉय को देनी है। यहाँ पे 750 का डिफरेंस तो देगा ना, मगर एम्प्लॉयर बोला नहीं है पूरा। अब एम्प्लॉयर का जो एग्रीमेंट है वो ये है कि मैं पूरा का पूरा आपका जो भी टैक्स बनेगा मैं दूंगा। अब जब यहाँ पे 15,750 है तो ये एडिशनल 750 फिर एम्प्लॉयर ही पे करने हैं एम्प्लॉयर को। तो जब भी एम्प्लॉयर टैक्स दोबारा पे करेगा तो फिर ये टैक्स लाइबिलिटी बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे 15,787 आ रही है और एम्प्लॉयर ने अगर टैक्स पे किया होगा 15,750, फिर एक लाइबिलिटी आ गई, एडिशनल लाइबिलिटी आ गई 37 रुपीज़ की एम्प्लॉय के ऊपर। तो उस तरह हम जैसे जैसे टैक्स का अमाउंट ऐड करते जाएंगे उसी तरह एम्प्लॉय के ऊपर जो टैक्स अमाउंट होगी वो भी बढ़ती जाएगी। इसको सिंपलीफाई करने के लिए कि टोटल टैक्स कितना बनेगा, एक ग्रॉस अप का फार्मूला यूज होता है और फिर एम्प्लॉयर के लिए आसानी रहती है कि वो बार बार टैक्स की फिगर ऐड करके वो नहीं निकालता नहीं रहेगा कि अब इसका इतना टैक्स होगा तो वो पे करेगा, इतना होगा तो फिर इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करेगा, बल्कि उसको आसान एक ही फिगर में पता चल जाएगा। अब यहाँ पे 5% जो है वो टैक्स की अमाउंट बनी 15,000 5% के हिसाब से। हम यहाँ पे अब ग्रॉस अप का फार्मूला लगेगा कि अब ये जो 50,000 अमाउंट है उसके ऊपर 5% रेट ऑफ जो भी हम टैक्सेबल बेनिफिट होगा उसके ऊपर जो टैक्सेबल सैलरी होगी उसके ऊपर 5% का टैक्स लगता है। तो 15,000 जब दोबारा ऐड होगा तो उसके ऊपर 5% का इम्पैक्ट आता है। तो अब हम यहाँ पे इसको एज्यूम करेंगे कि ये 95% के बराबर है और अगर ये 100% के बराबर होता तो फिर क्या अमाउंट बनती। तो 15,000 को डिवाइड करेंगे 95% से, मल्टीप्लाई पे करेंगे 100% से, तो एक हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। जैसे यहाँ पे आ रही है 15,789। ये फॉर्मूला क्लियर है या इसमें कोई कंफ्यूजन है। उमेर ये फार्मूला समझ आया आपको। राज
अब यहाँ पे जैसे 15,799 सैलरी आ गई, ग्रॉस अप की अमाउंट आ गई, तो अब ये जब ये हम ऐड करेंगे यहाँ पे, तो फिर डायरेक्ट वही टैक्स लायबिलिटी वाली फिगर भी वही आ जाएगी जो कि एम्प्लॉयर पे कर देगा। तो ये था टैक्स ऑन टैक्स का कॉन्सेप्ट। इसका मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन शायद भी मैं कुछ ग्रुप में शेयर करूँगा, तो एक वीक है आप लोगों के पास, तो वो उसमें आप लोग सॉल्व करें। अब पाकिस्तान सोर्स सैलरी हमने पढ़ा था कि रेजिडेंट के लिए पाकिस्तान सोर्स प्लस फॉरेन सोर्स दोनों टैक्सेबल है पाकिस्तान में, और नॉन रेजिडेंट के लिए पाकिस्तान सोर्स इनकम प्लस फॉरेन सोर्स इनकम दोनों, नॉन रेजिडेंट के लिए सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल होगी पाकिस्तान में। तो ये पाकिस्तान सोर्स सैलरी कैसे पता चलेगा, ये जो सैलरी है कि ये पाकिस्तान सोर्स इनकम है या फॉरेन सोर्स इनकम, तो इसमें बताएगा कि पाकिस्तान सोर्स इनकम कौन सी होगी सैलरी में। If salary is received from any employment exercised in Pakistan wherever paid, अगर वो एम्प्लॉय जो है वो अपनी एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज कर रहा है पाकिस्तान में, अब उसकी सैलरी कहीं भी उसको मिले वो उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम है। इसका एग्जांपल अगर ले लें तो अभी जैसे यहाँ पे इतने सारे चाइनीज काम कर रहे हैं, अब चाइनीज में ये होता है कि यहाँ पे तो उनको रहने के लिए भी जगह दी हुई होती है, खाना पीना भी सारा कंपनी उनको दे रही होती है, और अब यहाँ पे क्योंकि उनका कोई खर्चा नहीं होता, और तो सैलरी सारी उन लोगों को चाइना में ही मिल रही होती है, उनके चाइना में अकाउंट होता है, चाइना में ही उनको सैलरी मिल रही होती है। अब यहाँ पे जब उनसे टैक्स बताते हैं कि ये आपके पाकिस्तान में इसका टैक्स लगेगा, तो बोला हमने तो पाकिस्तान में रिसीव ही नहीं की सैलरी वो, तो यहाँ पे लॉ बोला कि वो पाकिस्तान सोर्स इनकम है। अब अगर वो बंदा पाकिस्तान में काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, अब उसको सैलरी कहीं भी मिले वो पाकिस्तान सोर्स इनकम उसकी हो जाएगी। इसी तरह अगर वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है और गवर्नमेंट ने इसको बाहर भेजा हुआ है जॉब के सिलसिले में, जैसे एम्बेसी वाले पाकिस्तान में होते नहीं है, एक तो हमने रेजिडेंट के कॉन्सेप्ट में इसको डिस्कस किया कि उनको कहीं भी एम्प्लॉय किया जाए वो रेजिडेंट ही कहलाएंगे। इसी तरह वो कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सैलरी दे रही है, तो वो उनकी पाकिस्तान सोर्स सैलरी हो जाएगी। अभी सैलरी में हमने इतनी सारी चीज़ें डिस्कस की कि जो भी एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मिलेगा वो सैलरी का पार्ट होगा। सेक्शन 12 में एक डेफिनेशन दी हुई है सैलरी की, वो काफ़ी डिटेल्ड डेफिनेशन है, उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हमने सिंपल लैंग्वेज में कवर कर ली है। तो लॉ की वर्डिंग जो है उसकी, उसमें सैलरी की डेफिनेशन क्या है वो लॉ की वर्डिंग हम देख लेते हैं। सैलरी मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट वेदर ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर इंक्लूडिंग any pay, wages or other remuneration provided to an employee, including leave pay, payment in lieu of leave, overtime payment, bonus, commission, fees, gratuity or work condition supplements such as for unpleasant or dangerous working conditions। इसमें तकरीबन हर चीज़ कवर हो गई है कि पे, वेजेस हो गई, लीव पे हो गई, लीव एनकेशमेंट होती है, ओवर टाइम होता है, बोनस, कमीशन, ग्रेजुटी। अगर ऐसी जगह पे काम कर रहा है जो कि डेंजरस एरिया है और उसको एडिशनल पेमेंट मिल रही है, तो वो भी यहाँ पे कवर कर दी है। इसी तरह फिर परक्यूजिट हो गए, चाहे वो कन्वर्टेबल टू मनी हो या ना हो। उसके बाद एनी अलाउंस प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, रेंट, यूटिलिटीज, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और ट्रैवल अलाउंस, but shall not include any allowance solely expended in the performance of the employee's duties of employment। तो यहाँ पे अलाउंसेस की बात हो गई। फिर तो the amount of any expenditure incurred by an employee that is paid or reimbursed by the employer other than expenditure incurred on behalf of the employer in the performance of the employee's duties of employment, but the amount of any profit in lieu of or in addition to salary or wages including any amount received, यहाँ पे any
the amount of any profit in lieu of or in addition to salary. तो वो क्या क्या हो सकती है, जैसे as consideration for a person's agreement to enter into an employment relationship. कभी कभार ये होता है ना कि हम ऐसे एम्प्लॉय हमारे पास आ नहीं रहा होता, तो फिर हम उसको ऑफर करते हैं कि आप हमारे साथ एग्रीमेंट कर लो, हम आपको एग्रीमेंट सिर्फ आप जो सैलरी के अलावा जो एग्रीमेंट हमारे पास आएंगे तो हम आपको लमसम 10 लाख रुपए और भी बेनिफिट आपको दे देंगे। तो वो इन एडिशन टू सैलरी है, तो उस अमाउंट की यहाँ पे बात हो रही है। इसके बाद एनी एज कंसिडरेशन फॉर एन एम्प्लॉयज एग्रीमेंट टू एनी कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई एम्प्लॉय ने कंडीशन वगैरह लगाई हुई है तो उसको भी इसको कोई पेमेंट हो रही है तो वो यहाँ पे आ जाएगी। फिर ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेदर पेड वॉलंटरली और अंडर एन एग्रीमेंट इंक्लूडिंग एनी कंपनसेशन फॉर रिडंडेंसी और लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड गोल्डन हैंडशेक पेमेंट। इस क्लॉज को हमने लास्ट क्लास में कवर भी किया था, और ये वाले जो पोर्शन है उस पर हम लास्ट 3 इयर्स का एवरेज रेट भी लगा सकते हैं। फिर फ्रॉम अ प्रोविडेंट फंड, ये कनेक्टिविटी इशू, सबका आवाज क्लियर आ रही है? सिर्फ आपके पास है ये सबको ये मसला हो रहा है कनेक्टिविटी का? मेरी तरफ है कोई? मुझे यहाँ पे तो कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। ओके, उसके बाद फ्रॉम अ प्रोविडेंट और अदर फंड, प्रोविडेंट फंड को हम आज कवर करेंगे। फिर इसके अलावा और कोई कंडीशन एम्प्लॉयमेंट में हो, उसकी कोई कंसिडरेशन मिल रही हो तो वो भी सैलरी का पार्ट है। फिर एनी पेंशन और एन्यूटी और एनी सप्लीमेंट टू पेंशन और एन्यूटी, पेंशन को भी हम आज कवर करेंगे। फिर एम्प्लॉय शेयर स्कीम एज पर सेक्शन 14, कुछ कंपनीज जो होती है ना वो अपने एम्प्लॉयज को जो है वो शेयर्स ऑफर भी करती हैं। तो अब यहाँ पे पाकिस्तान में तो ऐसा बहुत ही कम होता है, ना होने के बराबर होता है। अभी तक मैंने इसका कोई ऐसा केस देखा नहीं है। तो क्योंकि हमारा ये प्रैक्टिकली इतना यूज़ नहीं होता तो हम सेक्शन 14 को कवर नहीं करेंगे हमारी क्लास में। और ये है कि इसमें जो अब शेयर्स जो है वो ऑफर कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय को मार्केट रेट से कम में, तो वहाँ पे भी एक बेनिफिट मिल रहा है एम्प्लॉय को, तो वो भी इसकी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बन जाता है। ये था सैलरी का, जब ऑन जॉब हो तो फिर ये सैलरी की चीज़ें। अब कुछ चीज़ें होती हैं जिसका बेनिफिट जो है वो रिटायरमेंट के बाद या जॉब छोड़ने के बाद मिलता है। उसमें एक चीज़ है पेंशन। पेंशन जब बंदा रिटायर हो जाता है तो उसके बाद पेंशन मिलती है। तो पेंशन जो है वो अगर बंदे की एज जो है वो 60 ईयर्स से ज़्यादा हो तो वो पेंशन पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट है विदाउट एनी कंडीशन। और अगर 60 ईयर्स से कम हो एज फिर भी एग्जेम्प्ट है, मगर कंडीशन है उसमें कि एम्प्लॉय ने उस टाइम पे जॉब छोड़ी थी और इसको पेंशन मिल गई, अब दोबारा वो उसी सेम एम्प्लॉयर के पास या उसके एसोसिएट के बाद जॉब करेगा तो फिर दोबारा ये पेंशन टैक्सेबल हो जाएगी। इसी तरह अगर एक से ज़्यादा पेंशन मिल रही है, यानी कि एम्प्लॉय जो है वो 2 जगह पे जॉब कर रहा था तो 2 जगह से इसको पेंशन मिल रही है, तो फिर जो हायर पेंशन होगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी और जो लो अमाउंट होगा उस पर टैक्स अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। पेंशन में ये होता है कि वो उसको मंथली बेसिस में मिल रही होती है, और कम्यूटेशन में उसको पेंशन को कम्यूलेट कर लेते हैं, यानी कि रिटायरमेंट से लेके इसकी डेथ तक जितनी भी पेंशन फ्यूचर में मिलेगी हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के वो पूरी की पूरी पेंशन एक साथ रिसीव कर लेते हैं, उसको बोलते हैं कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। तो इसमें यह है कि अगर वो पेंशन स्कीम जो है वो टैक्स डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड है तो फिर तो एग्जेम्प्ट है, और अगर वो पेंशन स्कीम अप्रूव्ड नहीं है टैक्स डिपार्टमेंट से तो फिर 75,000 और 50% ऑफ द अमाउंट whichever is lower। इसकी एग्जाम्पशन लिमिट है 75,000
या 50% ऑफ द अमाउंट विच एवर इज लोअर, जो भी कम होगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, एडिशनल अमाउंट जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसी तरह फिर ग्रेजुइटी मिलती है। पेंशन नॉर्मली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में मिल रही होती है, प्राइवेट में पर ग्रेजुइटी आ जाती है या फिर प्रोविडेंट फंड आ जाता है। अब ग्रेजुइटी क्या होती है, प्रोविडेंट फंड क्या होता है, इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ग्रेजुइटी में ये होता है कि लमसम अमाउंट जब जॉब छोड़ते हैं तो उस टाइम पे लमसम अमाउंट मिलता है एम्प्लॉयर की तरफ से। और प्रोविडेंट फंड में ये होता है कि ड्यूरिंग द जॉब एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ कंट्रीब्यूशन माइनस हो रही होती है और उतना ही अमाउंट फिर एम्प्लॉयर पे करता है। तो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन दोनों एक फंड में जमा करवा देते हैं। फंड जो है वो सेपरेट एक एंटिटी होती है, वो कंपनी से अलग होती है, तो उस फंड को ट्रस्टीज मैनेज कर रहे होते हैं। अब वहाँ पे जब एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन आ गई तो वो फंड जो है वो उसको कहीं पैसे को इन्वेस्ट कर लेता है, तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट के बदले इसका रिटर्न भी आ रहा होता है, वो भी फंड में आएगा। और फिर फंड जो है वो हर एम्प्लॉय के बैलेंसेस के हिसाब से जो रिटर्न जो इंटरेस्ट आ रहा होगा तो वो हर एम्प्लॉय के बैलेंस में ऐड करता जाएगा, हर बंदे के बैलेंसेस के हिसाब से। फिर वो बंदा जब जॉब छोड़ के जाएगा तो फिर उसको पीएफ की जो भी अमाउंट टोटल बन रहा होगा वो उसको पे हो जाएगा। तो ग्रेजुइटी के केस में अब वो या तो फंड बना होगा या फिर स्कीम होगी। फंड में ये है कि सेपरेट फंड बना होता है और कंपनी जो है वो उसमें हर महीने अमाउंट डालती जाती है जो भी बैलेंस हो। और स्कीम ये है कि सेपरेट फंड नहीं बना होता बल्कि कंपनी अपने पास ही पैसे रखे हुए होती हैं, हर महीने अपने हिसाब पॉलिसी के हिसाब से कुछ ना कुछ हिसाब कर लेती है कि इतना में सैलरी के यानी कि उसके रिटर्न के बाद इतने पैसे देने हैं, तो फिर वो मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो अपने पास साइड में करके रख लेती है, लाइबिलिटी बनाती रहती है। तो अब वो फंड या स्कीम जो है वो या तो अप्रूव होगी या अनअप्रूव होगी। अगर वो फंड जो है वो अप्रूव फंड है तो फिर जितनी भी ग्रेजुइटी मिलेगी वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और अगर वो स्कीम है और अप्रूव ग्रेजुइटी स्कीम है तो फिर 3 लाख रुपए तक एग्जेम्पशन है। 3 लाख से जितना भी एडिशनल अमाउंट होगा उस पर टैक्स लग जाएगा। और अगर वो फंड या स्कीम अनअप्रूव्ड है फिर 75,000 या 50% ऑफ द अमाउंट जो लोअर होगा वो एग्जेम्प्ट होगा और उससे जो एडिशनल अमाउंट होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। और अगर ग्रेजुइटी या कम्युटेशन या पेंशन की अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई ने रिसीव की वो तो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट है। उमेर आपको इसके ये स्लाइड्स भी शेयर हो जाएंगी, ये जो लेक्चर है इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी और नोट्स भी आपको मिल जाएंगे इसके। मैं सारी चीज़ें कल तक ग्रुप में शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है उसमें सारी चीज़ें मैं शेयर कर दूँगा। उसके बाद आते हैं प्रोविडेंट फंड में। अब प्रोविडेंट फंड भी या तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होगा या अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होगा। जब प्रोविडेंट फंड बन जाता है तो उसके बाद इनकम टैक्स कमिश्नर से जाके इसकी रिकॉग्निशन होती है, अप्रूवल होती है। अगर कमिश्नर ने अप्रूव कर दिया उसको तो उसको रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। और अगर नहीं किया अप्रूव तो उसको या अप्रूवल ली नहीं हमने तो वो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता है। तो दोनों केसेस में टैक्स ट्रीटमेंट अलग अलग हो रही होगी। प्रोविडेंट फंड में अब यहाँ पे याद रखते हैं कि एम्प्लॉय का भी कुछ ना कुछ पोर्शन डिडक्ट हो रहा होता है। जो ग्रॉस सैलरी होगी उसमें से प्रोविडेंट फंड का अमाउंट माइनस हो रहा होगा। नॉर्मली जो है कंपनीज कोई 10% माइनस कर रही होती है बेसिक सैलरी का, कोई 8.77 या 8.33% माइनस कर रही होती है। उस तरह वो कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। मिनिमम इतना होता है कि पूरे साल में इतना अमाउंट हो जाए कि वो एक महीने की बेसिक सैलरी के बराबर हो जाए। तो कुछ अमाउंट सैलरी से डिडक्ट हो रहा होगा। अब टैक्स क्योंकि ग्रॉस सैलरी से लग रहा होता है
उसके बाद डिडक्शन हो रही होती है प्रोविडेंट फंड की, तो उस केस में क्योंकि अब दोबारा टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो यहाँ पे अगर वो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है और जब वो बंदा रिटायर हुआ तो उसको पीएफ से उसको बैलेंस मिला। अब उस जो बैलेंस मिला उसमें 3 चीज़ें आ रही होंगी। एक तो एम्प्लॉय का अपना कंट्रीब्यूशन होगा, दूसरा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा, तीसरा उस पे जो इंटरेस्ट या इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न जो आएगी वो अमाउंट होगा। अब एम्प्लॉय का जो पोर्शन था उस पे तो पहले ही हम टैक्स दे चुके हैं, मंथली सैलरी पे जो टैक्स लग रहा था उस टाइम पे उस अमाउंट पे तो टैक्स लग चुका है। अब बाकी बचा एम्प्लॉयर का पोर्शन और इंटरेस्ट वाला पोर्शन। ये जब रिसीव होगा उस टाइम पे टैक्स लगेगा, क्योंकि सैलरी जो है वो रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल होती है। तो रिटायरमेंट के टाइम पे, जॉब छोड़ने के टाइम पे जब अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से बैलेंस मिलेगा तो एम्प्लॉयर के पोर्शन पे और इंटरेस्ट पे उस टाइम पे जो भी एप्लीकेबल रेट होगा वो लगेगा। और अगर फंड वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो फिर ये कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। उसमें फिर वो मंथली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे उसका टैक्स लग रहा होगा। कैसे लगेगा वो डिस्कस करते हैं कि कुछ लिमिट्स बताई हुई है इनकम टैक्स में। अगर उस लिमिट से एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट बढ़ जाए तो फिर टैक्स लगेगा, अदरवाइज अगर उस लिमिट से कम हो तो फिर कोई भी टैक्स नहीं होगा, एग्जम्पशन होगी। यहाँ पे दोबारा समझें कि एम्प्लॉय की जो कंट्रीब्यूशन है वो क्योंकि ग्रॉस सैलरी का पार्ट होती है तो उस पर टैक्स लग जाता है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन की कोई भी बात नहीं हो रही, यहाँ पे एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है और इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो अगर एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो इतना है कि वो उसमें एग्जाम्पशन जो है वो ये है कि 150,000 और 10% ऑफ द बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस। बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस का 10% निकालेंगे, उसको कंपेयर करेंगे 150,000 से, तो उसमें जो लोअर होगा वो अमाउंट एग्जाम्प्ट है, उससे एडिशनल जो भी कंट्रीब्यूशन आ रही होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। इसी तरह अगर इंटरेस्ट की बात करें तो लोअर ऑफ 16% इंटरेस्ट रेट और 1/3 ऑफ द बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस। बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस का 1/3 निकालेंगे यानी कि 33.33% निकालेंगे। उसको कंपेयर करेंगे जो एम्प्लॉय का बैलेंस पड़ा हुआ है फंड में, उस पे हम 16% इंटरेस्ट रेट लगाएंगे। दोनों को कंपेयर करेंगे, जो लोअर होगा वो टैक्सेबल है, जो लोअर होगा वो एग्जेम्प्ट है, एडिशनल अमाउंट जो होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। ये ऐसे समझ नहीं आएगा, इसका कोई एग्जांपल करेंगे तो समझ आएगा। तो ये एग्जांपल है, ये अपने पास तैयारी कर लें, अपना कॉपी पेन उठा लें, कैलकुलेटर उठा लें और इस पे देखें। ये बेसिक सैलरी है 50,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस है 10% ऑफ बेसिक सैलरी पर एम्प्लॉयर्स की, और एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन आ रही है 80,000, यानी कि एम्प्लॉय की सैलरी पे 80,000 डिडक्ट हो रही है। तो ये पूरे साल की है और इतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर ने डाला है। और फिर इंटरेस्ट जो उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है वो 2,20,000 रुपये का हुआ है, जो के बराबर है 17% ऑफ द अक्यूमुलेटेड बैलेंस के। तो अपने पास कॉपी पेन उठा लें, इसको सॉल्व करें। कोई सवाल है तो अभी पूछ लें, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो।
अभी अजान भी आ रही है कराची में और नमाज का टाइम हो गया है मगरिब की। तो कल की तरह आज भी हम 15 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हैं, तब तक ये क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर लें, नमाज भी पढ़ लें। तो अभी 6:50 हुए हैं, तो 7:05 पे हम दोबारा क्लास को स्टार्ट करेंगे। 15 मिनट का भी ब्रेक है नमाज का, तब तक ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें, फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। ओके, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन समझ नहीं आई, इसको हम इसे समझते हैं कि 1 मिनट। अब यहाँ पे बेसिक सैलरी दी हुई है 50,000 रुपये और DNS अलाउंस है 10%। तो ये एक्सेल की शीट सबको नजर आ रही है ना स्क्रीन, इसको बड़ा करने की जरूरत तो नहीं है। 50,000 पर मंथ है, और इस पे अगर हम एनुअल निकालें तो ये बनेगी 6 लाख रुपए। फिर DNS अलाउंस जो है वो 10% ऑफ द बेसिक है, तो उसका अगर हम 10% निकालें तो ये 60,000 आ जाएगा। तो टोटल सैलरी जो आएगी हमारी वो हो गई 6,60,000। अब हमें निकालना है कि प्रोविडेंट फंड का कोई अमाउंट इसमें ऐड होगा या नहीं होगा। तो उसकी जो हमने देखी थी कंडीशंस, उसमें पहले देख लेते हैं कि जो अब इसमें 3 चीज़ें मैंने पहले भी रिपीट किया था कि इसमें प्रोविडेंट फंड में 3 चीज़ें आ रही होती हैं, 3 तरह के अमाउंट्स आ रहे होते हैं। एक एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन आ रही होती है, दूसरे एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन आ रही होती है, और तीसरा इंटरेस्ट आ रहा होता है। तो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन क्योंकि पहले से एक टैक्स लग चुका होता है ग्रॉस अमाउंट पे, और उसके बाद कंट्रीब्यूशन माइनस हो रही होती है, तो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन की कोई भी बात हम यहाँ नहीं करें, उस पर टैक्स लग चुका है। अब आते हैं एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन पे। एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन में एक एग्जेम्पशन लिमिट है, उस लिमिट से जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी वो टैक्सेबल है। तो इस एग्जाम्पल में जो है ना वो 80,000 कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की है और 80,000 एम्प्लॉयर की है। तो एम्प्लॉयर की 80,000 जो अमाउंट है उसका हम कंपेयर करेंगे जो एग्जेम्पशन अमाउंट है, लिमिट है, उससे। तो एग्जेम्पशन लिमिट है 150,000 और 10% ऑफ द बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस। एक अमाउंट है 150,000 की और दूसरी है 10% ऑफ द बेसिक प्लस डियरनेस, तो वो है 66,000। उसमें से जो लोअर है वो एग्जेम्प्ट है, मींस के 66,000 तक एग्जेम्प्ट है, बाकी जो एडिशनल होगी उस पर टैक्स लगेगा। तो एडिशनल जो है वो 80,000 माइनस 66,000, तो 14,000 जो है वो एडिशनल अमाउंट है, वो टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बन जाएगा। तो ये तो हो गया कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन का पार्ट। सर 80,000 कैसे 66 से हम 150 से हम 66,000 माइनस करेंगे ना। जो क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन दी हुई है ना कि अच्छा, एम्प्लॉयर ने हाँ हाँ कितनी हाँ, कंट्रीब्यूशन दी हुई है, वो सही 80,000 समझ, है। सही समझ गया। तो 66 तक एग्जेम्प्ट है, एडिशनल जो है वो टैक्सेबल पर, उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है सर। आप इंटरेस्ट पे आते हैं। इंटरेस्ट पे उसने बोला है कि एक तो 1/3 जो है ऑफ द बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस, एक अमाउंट है 1/3 की, इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये 2,20,000 हो गया।
और दूसरी उसने कंडीशन बताई हुई है कि 16% ऑफ द इंटरेस्ट अमाउंट, मीन्स के जो फंड में उसका एम्प्लॉय का बैलेंस पड़ा हुआ है टोटल, उसका जो 16% तक जो है वो एग्जेम्प्ट है, एडिशनल जो होगा वो टैक्सेबल होगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि 2,20,000 रुपये जो है वो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, जो कि टोटल बैलेंस का 17% बनता है। अब 2,20,000 अगर 17% है, तो अब हम कंपेयर करेंगे कि अगर 2,20,000 17% है तो फिर 16% कितना बनेगा, ताकि हमें पता चले कि कितना एग्जाम मिलेगा। तो अगर 2020 उसको हम निकालेंगे, पहले 100% निकालेंगे और फिर इसका 17% निकालेंगे। अगर हम बोलें 2,20,000 जो है वो 17% के बराबर है, तो फिर 100% कैसा होगा, तो वो 17% उसको डिवाइड करेंगे 17% से, मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, तो हमें टोटल फंड का बैलेंस पता चल जाएगा कि टोटल फंड में बैलेंस कितना पड़ा हुआ है एम्प्लॉय का। तो ये 1.29 मिलियन आ रहा है। अब इसका 16% निकालेंगे तो वो ये अमाउंट बन रही है 2,07,000 रुपये। तो अब 2,20,000 2,07,000 में जो लोअर है वो 2,07,000 है, ये एग्जेम्प्ट है, एडिशनल अमाउंट जो है वो टैक्सेबल बन जाएगी। तो 2,20,000 पे टोटल इंटरेस्ट आया है, उसमें से ये माइनस कर लेंगे तो फिर 12,900 रुपये जो है वो उसकी इंटरेस्ट का अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। तो टोटल टैक्सेबल सैलरी जो बनेगी वो 660 प्लस 14,000 प्लस 12,900, ये टैक्सेबल सैलरी हमारी आ जाएगी। इस पर हमारा इस साल टैक्स लगेगा जो भी रेट एप्लीकेबल होगा। क्लियर है ये सबको? इसमें कोई क्वेश्चन है? नो सर, क्लियर है। मेरे जैसे क्वेश्चन आया ना, इसमें एम्प्लॉयर की और एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन जो है वो 80,000 बताई हुई है, और इसकी जो लिमिट है वो 150,000 और 10% ऑफ द बेसिक प्लस जीएनएस अलाउंस, उसमें जो भी लोअर होगा वो एग्जेम्प्ट है, इससे एडिशनल अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। तो अब यहाँ पे 50,000 पर मंथ सैलरी आई है जो 6 लाख रुपये बन रही है, और जीएनएस अलाउंस उसका 10% है जो 60,000 बनता है। तो टोटल मिला के 6,60,000 हो गया। अब 6,60,000 का, अब यहाँ पे अगर 10% निकाले तो 66,000 है। इसको 66,000 का हम कंपेयर करेंगे 150,000 से, तो उसमें जो लोअर होगा वो एग्जेम्प्ट है, तो जो 66,000 है वो एग्जेम्प्ट है। 66,000 से एडिशनल जितना भी अमाउंट होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो टोटल 80,000 एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है, 66,000 एग्जेम्प्ट है, तो 14,000 जो है वो सैलरी का पार्ट बन जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा। I hope now it's clear. मेरे क्लियर है? ओके ग्रेट। तो ये सारी हमने देख ली कि सैलरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं और उस पर किस तरह टैक्सेबल इनकम निकालेंगे और फिर उस पर उसकी टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। अब अगर हम प्रैक्टिकली इसको देखें तो ये सारी कैलकुलेशन कौन कर रहा होगा? क्या एम्प्लॉयर कर रहा होगा, या ये एम्प्लॉय खुद कर रहा होगा, या किसी कंसल्टेंट के थ्रू करवा रहा होगा? तो प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें जो हैं वो एम्प्लॉयर कर रहा होगा, जो सैलरी पे कर रहा है वो कर रहा होगा। क्यों कर रहा होगा? उसका रीज़न ये है कि एम्प्लॉयर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी हुई है कि आप जो भी सैलरी पे करेंगे, अगर वो सैलरी टैक्सेबल है यानी कि 6 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है, तो फिर आपको टैक्स डिडक्ट करना होगा। तो एम्प्लॉयर ये कैलकुलेशन करेगा और उसकी निकालेगा कि उसकी टोटल सैलरी क्या बनती है,
और उस पर जो रेट अप्लाई करेगा, जो भी सैलरी पे टैक्स लगेगा वो हर महीने एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्शन करेगा। जैसे यहाँ पे हमने पेरोल की शीट देखी थी, यहाँ पे पेरोल की शीट देखी थी, यहाँ पे देखते ना ग्रॉस सैलरी के बाद फिर इनकम टैक्स की डिडक्शन आ रही है। तो ये एम्प्लॉयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यहाँ से डिडक्ट करे। अगर वो डिडक्ट नहीं करेगा तो एफबीआर वाले इनसे पूछ सकते हैं कि आपने इस पे टैक्स क्यों नहीं दिया। और फिर अगर बिजनेस इनकम की बात करें तो बिजनेस इनकम में जो एक्सपेंस अलाउेबल है उसमें एक कंडीशन ये है कि जो भी टैक्स जिस जहाँ पे बनना है वो डिडक्ट कर ले। अगर टैक्स डिडक्ट नहीं किया तो फिर वो पूरा का पूरा एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं होगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर को हर हाल में अपनी सैलरी अपने एम्प्लॉय की सैलरी से टैक्स डिडक्ट करना होगा। अब क्योंकि एम्प्लॉयर ये सारी कैलकुलेशन कर रहा होगा, जब कंसल्टेंट के पास अब वो जो बंदा आएगा रिटर्न फाइल करवाने, तो हम उससे मांगेंगे कि जो एम्प्लॉयर ने आपका टैक्स काटा हुआ है उसका सर्टिफिकेट लेके आए। तो वो सर्टिफिकेट पे वो चीज़ लिखी हुई होगी कि इसकी ग्रॉस सैलरी क्या थी और उस पर हम कितना टैक्स काट चुके हैं पहले से ही, और उसके बेसिस पे पर हम अपनी रिटर्न फाइल कर लेंगे। अगर चाहें तो हम उसके से वर्किंग जो है उसको दोबारा हम अपने हिसाब से वर्किंग करके उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि उसने वाकई सही किया है। ऐसा ना हो कि हम जिस हमारा जो क्लाइंट है उसके लिए आगे फ्यूचर में मसला हो जाए कि टैक्स ज़्यादा बन रहा हो, एम्प्लॉयर ने गलती से कम काट लिया हो, तो हम अपने हिसाब से वर्किंग कर लेंगे उसकी कि वाकई उसका टैक्स सही करा हुआ है, ताकि हमारा क्लाइंट सेफ रहे किसी गलती से। दूसरी ये चीज़ कि अब यहाँ पे सैलरी से टैक्स पूरा ही कट जाता है। तो अब एम्प्लॉय जो है वो हो सकता है कहीं और भी टैक्सेस दे रहा हो। जैसे हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसमें कार्ड लोड करते हैं, तो उसमें से हमारा कुछ टैक्स कटता है, एक सेल टैक्स कटता है, एक इनकम टैक्स का पोर्शन कटता है। वो जो इनकम टैक्स है वो हमारा एक एडजस्टेबल टैक्स होता है, जो कि हमारी लायबिलिटी से एडजस्ट हो सकता है। अब अगर हम खुद ही टैक्स पे कर रहे होते ईयर एंड पे, साल के बाद, तो फिर हम तो हमारी लाइबिलिटी निकालते और हम बोलते कि हमने इतना टैक्स पहले पे किया हुआ है तो रिमेनिंग पे करते हैं। अब यहाँ पे तो एम्प्लॉयर सारे डिडक्शन कर रहा है। तो यहाँ का सॉल्यूशन ये है कि एम्प्लॉय ने पूरे साल में जितने भी टैक्स दिया है, अब चाहे उसने मोबाइल फ़ोन पे दिया है, चाहे उसने कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कोई टैक्स दिया है, अपने पीटीसीएल के बिल पे कोई टैक्स दिया है, या जैसे अगर वो नॉन फाइलर था तो बैंक में कोई 50,000 से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन है उस पर इसका टैक्स कटा होगा, वो वाला टैक्स होगा। अगर कोई इसने प्लॉट की सेल परचेज की है तो उस टाइम पे उसका कुछ एडवांस टैक्स वहाँ पे कलेक्ट होता है, वो टैक्स होगा। वो सारा का सारा टैक्स विद एविडेंस अपने एम्प्लॉयर को देगा कि मैं यहाँ पे टैक्स पे कर चुका हूँ। तो फिर एम्प्लॉयर जो है उसकी सैलरी से उतना टैक्स नहीं काटेगा। इतना पावर सेक्शन 149 में इतना पावर है कि वो एम्प्लॉय जब एविडेंस दे दे कि मैं पूरे साल में इतने टैक्सेस दिए हैं, तो एम्प्लॉयर पे अब ऑब्लिगेशन है कि वो उसका वो टैक्स ना काटे, जो रिमेनिंग टैक्स बनता है वो काटे। तो यहाँ पे हम अपने क्लाइंट को ज़्यादा टैक्स ये एडवाइस दे के ज़्यादा टैक्स पे करने से बचा सकते हैं। क्योंकि अब जब अगर एम्प्लॉय ने पूरा टैक्स काट लिया और यहाँ पे एम्प्लॉय ने भी डिफरेंट टैक्सेस पे किए हुए, और तो फिर वो एक रिफंडेबल का अमाउंट आ जाता है। जब वो रिफंडेबल का अमाउंट आएगा तो फिर एफबीआर से फिर रिफंड लेना पड़ेगा, उसका फिर अप्लाई करना पड़ेगा। फिर पता नहीं कब एफबीआर से वो टैक्स रिफंड हो। तो आसान तरीका ये होता है कि वो एम्प्लॉयर को उसके एविडेंस दे दे, तो उसका वो टैक्स कम होगा ताकि रिफंड का हमारा लाइक ना आए। अब सैलरी का जो है लाजमी बात है, हम कंसल्टेंट हैं या कोई भी एम्प्लॉय हो, वो चाहता है कि हमारा कम से कम टैक्स पे हो। तो लॉ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम अपना टैक्स बचा सकते हैं। वो कैसे? अब जैसे फुल टाइम टीचर है, कि फुल टाइम टीचर है या रिसर्चर है, वो किसी रिकॉग्नाइज्ड एनपीओ में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में या रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तो फिर उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी बनेगी
तो इसका 25% उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, यानी कि इसकी पहले हम टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे, उस पर जो भी रेट लगेगा वो लगाएंगे, तो उस टैक्स अमाउंट का 25% हमें एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी 75% हमें पे करना पड़ेगा। और जब ये भी कंडीशन है कि इंस्टीट्यूट जो हो वो HEC से रिकॉग्नाइज्ड एक यूनिवर्सिटी हो, या इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड हो बाय HEC। और ये टैक्स क्रेडिट जो है ये सिर्फ सैलरी इनकम के अगेंस्ट चला हुआ है, बाकी कोई इनकम होगी तो उसमें ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अगर ये एम्प्लॉय जो है वो मिसाल के तौर पे किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में टीचर है, तो वहाँ पे उसकी जो सैलरी इनकम आ रही होगी उसमें से मिलेगा। अगर उसी यूनिवर्सिटी की कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पे वो एज अ कंसल्टेंसी भी काम कर रहा है, तो वहाँ पे इसको जो अमाउंट मिल रही होगी वो इस एम्बिट में नहीं आएगी। वहाँ पे क्योंकि उसकी एक कंसल्टेंसी है तो वो उसकी एक अलग से इनकम आ जाती है, सैलरी इनकम कंसिडर नहीं होगी, तो वहाँ पे ये 25% की लिमिट नहीं आएगी। सिर्फ जो सैलरी का अमाउंट है एज अ फुल टाइम टीचर उसकी जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसका 25% एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 75% टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ तक हमने बात कर ली सैलरी इनकम की। हमने शुरू में डिस्कस किया था कि हमारे पास 5 एड्स हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और बस सैलरी वाला जो बंदा होता है, प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो सैलरी के साथ साथ अब वो अपने पैसे उसके बैंक अकाउंट में रखे हुए हैं, तो वहाँ पे इसका इंटरेस्ट आ रहा होगा, या हो सकता है उसने कहीं इन्वेस्टमेंट की भी हो तो वहाँ से उसको डिविडेंड आ रहा हो। तो ऐसे केसेस हैं, यानी कि सिर्फ सैलरी नहीं हो, इसके साथ साथ कुछ और आ रहा हो, तो उसमें पर अगर इंटरेस्ट आ रहा है या डिविडेंड वगैरह आ रहा है तो फिर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में वो चीज़ें आती हैं जो किसी और हेड में ना आई हो, जैसे सैलरी में ना आई हो, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में ना आई हो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ना आई हो, कैपिटल गेन्स में ना आई हो। चारों हेड में कोई भी चीज़ कवर ना हो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाता है। उसके एग्जांपल ये है कि डिविडेंड अगर आ जाए तो रॉयल्टी मिल रही है, इंटरेस्ट आ रहा है, या कोई रिफंड के लिए हमने अप्लाई किया हुआ था और उसमें डिले हुआ तो फिर एक ऊपर रिफंड से थोड़ा हमें एडिशनल अमाउंट मिलता है, तो वो एडिशनल अमाउंट अगर मिला है तो ये सारे अदर सोर्सेज में आते हैं। इसी तरह ऐसी कोई चीज़ थी कि हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, कोई इनकम थी, बैंक में पैसे आ रहे थे, हमें पता ही नहीं, हम SBR को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वो किस चीज़ की है, कोई ऐसा एक्सपेंडिचर आ गया, कोई ऐसा एक्सपेंडिचर आ गया जो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, इन्वेस्टमेंट है या एसेट है, तो वो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगी। जैसे अब हम क्योंकि हम शुरू में मैंने बताया हम क्लाइंट से बैंक स्टेटमेंट लेते हैं, तो उस बैंक इंस्ट्रूमेंट देखते हैं कि सैलरी के अलावा कुछ और तो क्रेडिट नहीं हुआ, तो उसके बारे में पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ऐसा कोई अमाउंट है जो उसके बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट हो रहा हो और हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, और तो बाद में हमारे लिए मसला होगा, तो उसको हम इसी टेकल कर लें कि अब क्रेडिट हो रहा है तो वो क्या चीज़ है। ऐसा ना हो कि बाद में वो इनकम फ्रॉम FBR वाला इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इसको क्लासीफाई करके टैक्स लगा दे। इसी तरह कोई इन्वेस्टमेंट की हो और इसकी ट्रेल हमें मालूम ही ना हो कि वो पैसे कहाँ से आए थे। इसी तरह कोई और पैसे हमारे पास पड़े हुए हो, उसकी ट्रेल का पता ना हो, हमें कोई एक्सपेंडिचर इनकर के आओ, पता नहीं चला कि कौन सी इनकम से हमने जो सैलरी इनकम हम मिसाल के तौर पे 12 लाख रुपए साल की आ रही है, एक्सपेंडिचर हम दिखा रहे हैं कि हमारा 13 लाख रुपए आ रहा है, तो ये 1 लाख रुपए एडिशनल कहाँ से पैसे आ गए, तो वो उसको एज अ इनकम ट्रीट कर सकता है। कोई हमने कंसीलमेंट की हो तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा। इसी तरह ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो मालूम होना ज़रूरी है कि हम कोई भी अगर लोन लेते हैं, एडवांस लेते हैं, कोई डिपॉजिट फॉर इश्यूएंस ऑफ शेयर्स है, या कोई गिफ्ट है किसी और बंदे से लिया है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा। लोन हो, एडवांस हो या गिफ्ट हो, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, वो हमारी इनकम ट्रीट होगी सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। एक वो कंडीशन ये है कि जिससे हमने लोन लिया है, एडवांस लिया है, या जिसने हमें गिफ्ट दिया है,
उसके पास NPN होना ज़रूरी है, वो यानी कि FBR में रजिस्टर्ड हो, प्लस वो अमाउंट हमें थ्रू बैंकिंग चैनल मिली हो। अगर वो कैश में देगा तो वो हमारी इनकम कंसीडर, लोन हमने कैश में ले लिया और हमने दिखा दिया वेल्थ स्टेटमेंट के हमने से लोन लिया हुआ है, तो हमारी इनकम कंसीडर हो जाएगी, क्योंकि रिक्वायरमेंट है कि वो थ्रू क्रॉस चेक हो या नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू हो। इसी तरह किसी ने हमें के गिफ्ट दिया और दिखा दिया कि और वो बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं है, तो फिर वहाँ पे भी इशू आ जाएगा। ये कंडीशन वहाँ पे अप्लाई नहीं होगी कि हमने कोई गुड्स सप्लाई करने थे, सर्विस देनी थी, तो उसके अगेंस्ट कोई एडवांस ले जाए, तो वो ये कंडीशन वहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। नॉर्मल जो लोन एडवांस जैसे इंडिविजुअल ले रहा होता है, अब सैलरीड पर्सन ने लोन लिया हुआ है तो वो बैंकिंग चैनल के थ्रू आना चाहिए उसका। क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई सवाल है? एक सवाल आया हुआ है कि फ्रीलांसिंग इनकम किस स्टेट में आएगी। अब इस फ्रीलांसिंग जो है वो, क्योंकि अब ये एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप नहीं होता, तो वो एम्प्लॉय की रिलेशन यहाँ पे नहीं होती, तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आएगा, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। और जो फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है, एक्सपेंसेस वगैरह वहाँ से माइनस करते हैं, वो माइनस भी हम कर सकते हैं, फिर जो नेट इनकम आएगी उस पर प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा। अगर वो अब डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ की फ्रीलांसिंग इनकम है। अगर वो IT या IT एनेबल्ड सर्विस है तो वो एग्जेम्पशन है, उसमें उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। ठीक है हमें। अच्छा अच्छा, प्रैक्टिकली अगर हम थोड़ा और चीज़ों को डिस्कस करें कि एक तो हमने डिस्कस कर लिया कि नॉर्मली एम्प्लॉयर जो है वो कैलकुलेशन करके उसका टैक्स काट लेगा, तो अब हम जब उसकी रिटर्न फाइल करने बैठेंगे तो हमारे पास उसकी ग्रास सैलरी की फिगर पहले से मौजूद होगी, टैक्स की फिगर पहले से मौजूद होगी, वो सिर्फ हमें फिल करनी होगी, और उसके साथ साथ उसकी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी होगी। अगर उसका कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही है, तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि अगर डिविडेंड है या रॉयल्टी है या प्रॉफिट ऑन डेट है, वो FTR इनकम होती है। अब FTR क्या है? फाइनल टैक्स रिजीम। एक होती है FTR और एक होती है NTR, नॉर्मल टैक्स रिजीम। अभी जैसे हम सैलरी कैलकुलेट कर रहे थे, वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में आता है। इनकम फ्रॉम बिजनेस की बात करें, जिसमें हम रेवेन्यू लेते हैं, फिर एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, फिर नेट प्रॉफिट आता है, तो वो NTR नॉर्मल टैक्स रिजीम में होता है। FTR में यह होता है कि जो भी अमाउंट पे हो रही है उसमें से जो पे करने वाला उसके ऊपर कुछ टैक्स काट लेता है, विथहोल्डिंग टैक्स जिसको बोलते हैं। अब उस पे जो टैक्स कट गया वो हमारी फुल एंड फाइनल लायबिलिटी है। अब ना वो टैक्स उस इनकम पे हमें कोई एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा, ना वो टैक्स हमें रिफंड होगा, ना हम उस इनकम से हम कोई एक्सपेंस माइनस कर सकते हैं। अब जैसे हम बैंक में इंटरेस्ट आ रहा है, तो बैंक जो है वो इंटरेस्ट के टाइम पे टैक्स काट देगी। अब वो टैक्स ना तो कहीं एडजस्ट होगा, ना कहीं ये हमें रिफंड होगा, ना कुछ होगा। तो ये वाला जो टैक्स है जो फुल एंड फाइनल है अगेंस्ट इंटरेस्ट इनकम। इसी तरह डिविडेंड पे जो टैक्स लग रहा है वो भी फुल एंड फाइनल होगा अगेंस्ट डिविडेंड इनकम। वो टैक्स ना तो कहीं एडजस्ट होगा, ना कहीं और ना फ्यूचर में इसको वो रिफंड होगा, ना ही उस इनकम के अगेंस्ट हमें कोई एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। तो जब हम नेक्स्ट क्लास में रिटर्न फाइलिंग में देख रहे होंगे तो वहाँ पे FTR का एक अलग से कॉलम दिया होता है कि ये क्या फाइनल टैक्स रिजीम में है या नहीं है। तो फाइनल टैक्स रिजीम का एक अलग से कॉलम होता है, वहाँ पे ये डालना होता है। अच्छा, टैक्सेबल इनकम। अब आते हैं कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है
कि हर कोई चाहता है कि हमारा टैक्स बचे। तो एक तो हमने डिस्कस कर लिया कि फुल टाइम टीचर है उसका टैक्स 25% सेविंग हो सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक टोटल इनकम है उसमें हम क्या क्या माइनस कर सकते हैं। सैलरी, क्या सैलरी में हमें कोई बेनिफिट मिल सकता है कि सैलरी से हमें टैक्स सेविंग हो। अब उसमें टोटल इनकम होगी उसमें से हम ज़कात को माइनस कर सकते हैं। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सी ज़कात माइनस होगी। मगर ज़कात जो है वो टोटल इनकम से माइनस हो सकती है। अब वो चाहे इनकम इनकम फ्रॉम सैलरी हो, इनकम फ्रॉम बिजनेस हो, जो भी नॉर्मल टैक्स रिजीम में इनकम आती है उसमें से हम ज़कात माइनस कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एनजीओ हैं या कुछ वहाँ पे हम डोनेशन देते हैं, तो वो डोनेशंस जो है वो हम यहाँ से माइनस कर सकते हैं। सैलरी वाला भी अगर या जो इनकम टैक्स में बताए हुए हैं कि यहाँ पे डोनेशन देंगे तो वो आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं सब। और उसके ऊपर कुछ लिमिट्स वगैरह भी बताई हुई है, तो ये यहाँ से डोनेशन का अमाउंट माइनस हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी की इंटरेस्ट इनकम आ रही, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है, किसी ने घर लिया हुआ है और वो लोन पे लिया हुआ है, तो उस लोन के अगेंस्ट वो इंटरेस्ट दे रहा है, तो वहाँ पे इंटरेस्ट का उसको कुछ बेनिफिट होगा, वो अमाउंट हम यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। उसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं। इसी तरह कोई एम्प्लॉय जो है वो अपने बच्चों की एजुकेशनल फीस वगैरह दे रहा है, तो यहाँ पे भी एम्प्लॉय को बेनिफिट हो सकता है कि वो अपना टैक्स यहाँ से कम करे। ये हो गए जो टोटल इनकम से डायरेक्ट हम माइनस करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर जो भी टैक्सेबल अमाउंट आएगी उस पर टैक्स रेट अप्लाई होगा। अच्छा, अब जब टैक्स लायबिलिटी आ गई तब फर्दर कुछ और भी चीज़ें हैं जिनका बेनिफिट हमें मिल सकता है। जैसे डोनेशन दे रहे हैं, अब एक तो हमने डोनेशन यहाँ डिस्कस की है। यहाँ पे इनकम टैक्स में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बताई हुई हैं, इनको डोनेशन देंगे तो फिर यहाँ से डायरेक्ट माइनस हो सकती है। अगर उनके अलावा किसी और को डोनेशन दिए, किसी और एनजीओ को दिए, तो वहाँ पे उसका टैक्स क्रेडिट मिलेगा। उसका एक फार्मूला है, इसकी लिमिट है, वो किस तरह होगा उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। इसी तरह अगर हमने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की भी है तो वहाँ से हमें टैक्स क्रेडिट मिलेगा। फिर कोई अपटू पेंशन फंड है, वहाँ पे हमारी कोई कंट्रीब्यूशन जा रही है, वहाँ से हमें टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो ये तीन चीज़ें हैं जिसका हमें टैक्स क्रेडिट मिलेगा, और ये चार चीज़ें जो हैं ये हम डायरेक्ट अपनी टोटल इनकम से माइनस कर सकते हैं। अब ये क्योंकि पूरा एक साथ टॉपिक कवर करने वाली है और हमारे पास टाइम अभी तकरीबन 20 मिनट्स है, तो ये पूरा टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और इसके बाद हम ये टॉपिक कवर करके उसके बाद हम आईरिस पे जो फाइलिंग होती है, एनटीएन किस तरह बनता है, वेल्थ स्टेटमेंट किस तरह फिल होगी और इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह फिल होगी, वो सीखेंगे। तो वो दोनों चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज अब यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। आप लोगों का दोनों क्लास में से कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ लें। तो अब अगर हमारे पास अभी 20 मिनट है तो हम उसको डिस्कस कर लें। कोई भी टेस्ट या क्लास के अलावा कोई और चीज़ आपके जहन में आ रही है जो कि आपको लगता है कि सैलरीज के रिलेटेड हो सकती है या सैलरी वाले के पास वो इनकम आ सकती है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल? हेलो जी सर, आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है।
अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, शायद इससे हट के हो थोड़ा सा, कि जैसे बैंक अकाउंट में सैलरी आ रही होती है हर मंथ और वो क्रेडिट हो रही है अमाउंट, और आपको मीनवाइल कोई आपसे लोन लेता है, आप उसी बैंक से आप उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, और इसी तरह मतलब चलता रहता है कि कोई आपसे लोन ले रहा है, उधार ले रहा है, वापस भेज रहा है, तो अगर आपकी कोई स्क्रूटनी वगैरह में आ जाती है रिटर्न, तो उस वो ये चीज़ें इशू तो नहीं करेंगी बैंक स्टेटमेंट अगर वो मांगते हैं तो? अगर हमने बैंकिंग चैनल के थ्रू लोन दिया हुआ है, वो तो हमें लॉ भी अलाउ कर रहा है कि लोन कैश में नहीं होना चाहिए, बैंकिंग चैनल के थ्रू हो सकता है। कैश हाँ में जी, होगा तो बैंकिंग चैनल के थ्रू ही, हाँ, कि अगर तो किसी को ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो फिर वापस आपके बैंक में पे कर देता है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। तो ये मतलब, क्योंकि इन द एंड एक्चुअल क्रेडिट तो वही अमाउंट होगी ना जो आपकी सैलरी है, ठीक है? तो उस केस में ये है कि एक मतलब वो हमारे बैंक अकाउंट से डेबिट हो रहा होगा अमाउंट, जी, पर हो बाद रहा में होगा। वो उतना ही क्रेडिट होगा। तो जी, फिर वो फिर मसला नहीं करेगा, क्योंकि हमने बताया हुआ कि ये हमने फलां बंदे के ट्रांसफ़र किया था और फिर उसने हमें बैंकिंग चैनल के थ्रू ही यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ठीक वो है, एक क्योंकि वेरीफाई हो सकता है, तो उसमें फिर कोई इशू नहीं है। और दूसरी ठीक चीज़ है। क्या, अब ये तो होगी उसी साल में ट्रांजेक्शन, फिर हाँ, अगर मिसाल के तौर पे आपने मई में किसी को लोन दे दिया और जी, वो आपको पे कर रहा है वापस जुलाई में, जी, तो अब ये है कि 2 साल में हो गया, तो फिर हाँ जी, आपकी जो वेल्थ स्टेटमेंट होगी तो उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि मैंने लोन दिया हुआ है, उस बंदे को अच्छा। लोन दिया हुआ है, तो वो दिखाना होगा। अगर नहीं दिखाया तो फिर मसला होगा कि आपने अपनी वेल्थ में तो हाँ, लोन यस, दिखाया नहीं वो था, ये जो वैसे अभी कहाँ से है। वापस नहीं मिला 30 जून तक, वो शो करना है एज़ अ लोन, ताकि नेक्स्ट फिर वो उसका रिवर्स ट्रीटमेंट हो जाए। जी जी, इधर रिसीव्ड ठीक। उसको दिखाना होगा। अच्छा, और एक बात, जैसे फॉर एग्जांपल भाई कमेटी वगैरह लोग डालते हैं, तो आपने कहीं कमेटी डाली थी, बीसी जिसको बोलते हैं, और फिर आप जब आपको अमाउंट मिला आपके हिस्से का, तो वो कैश में मिला और आपने बैंक में डिपॉजिट कराया, तो वो सैलरीड पर्सन उस अमाउंट को कैसे शो करेगा, अगर वो मतलब ज़रा अच्छी अमाउंट हो, कॉन्सिडरेबल हो, कि उसे शो करना ज़रूरी हो? जब उस कमेटी की पेमेंट हो रही होगी, बेहतर तरीका तो ये है कि बैंकिंग चैनल के थ्रू ही पे की जाए। अगर नहीं भी कर रहे तो हमने वहाँ बैंक से कैश निकाला होगा। जब यस, हर हाँ जी, हर महीने सपोज उसकी इंस्टॉलमेंट हो रही है तो हमने बैंक से कुछ कैश निकाला और उसको हमने आगे पे कर दिया। जब ठीक ईयर है, एंड आ हाँ, गया जून का, तो हमने वेल्थ स्टेटमेंट फाइल की, तो हमने वहाँ पे दिखाया कि हमने कमेटी में इतने पैसे दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्योंकि अब वेल्थ में हमारे वो पैसे आ गए, हमारे एक किस्म के वो अमाउंट वाइट हो गया। अब कमेटी जी, में दिए हुए इसका मतलब हमें हम दिए हुए एज एडवांस, बाद में हमें वापस मिलेंगे। तो जी, उसके बाद हमें वो वापस आ गए और हमने वापस बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो ये यहाँ से ट्रायल वेरीफाई हो रही होगी। तो ये ज़रूरी है कि हमने वेल्थ में अमाउंट दिखाया हो। अगर नहीं दिखाया और एज उसको एक्सपेंस दिखाया हुआ हो, बाद में हम उसको एज दिखा देंगे हमें कंपनी कमेटी में दिया हो, तो फिर मसला होगा। ठीक है। अब जैसे मतलब मैं अपनी पर्सनल बात करती हूँ, कि जैसे मैंने फर्स्ट टाइम अपनी रिटर्न फाइल करनी है, तो मुझे कमेटी का अमाउंट मिला है इस साल में, जो मतलब अब एंड होने जा रहा है, ठीक है? तो अब मैंने पिछले सालों में कमेटी पे की थी, जैसे 2019 से स्टार्ट हुई है, तो अब मैं उस कमेटी के अमाउंट को कैसे शो करूँगी, क्योंकि मैंने तो 2019 का रिटर्न सबमिट नहीं कराया हुआ। जो वेल्थ सिस्टम की फाइल होगी ना, उसमें दो वो इस तरह हो रही होती है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे। वो कि उसमें हम दिखा देंगे हमारे पास ओपनिंग वेल्थ कितनी थी, उसके में फिर हमारी इनकम कितनी आई और हमारे पर्सनल एक्सपेंडिचर कितने हुए, और अब हमारे पास नेट वेल्थ, क्लोजिंग वेल्थ कितनी है। तो आप ठीक है। जब ओपनिंग वेल्थ की फिगर दिखाएंगे, उसमें हाँ, वो कमेटी वाली जो अमाउंट हमने पहले दे चुके हैं, वो अमाउंट भी शामिल होनी चाहिए कि हमने इतनी कमेटी दी थी। ओपनिंग वेल्थ में। वेल्थ में वो दिखानी होगी। अच्छा। और जैसे मतलब इन्वेस्टमेंट, जैसे मिज़ान बैंक है, वहाँ इन्वेस्टमेंट की फॉर एग्जांपल, और वहाँ प्रॉफिट आया, और नॉन फाइलर का जैसे रेट हाई है, तो जो भी साल के एंड पे प्रॉफिट बना, उस पे ज़्यादा टैक्स डिडक्ट हो गया, ठीक है? तो अब पिछले साल का जैसे डिडक्ट हो चुका है, तो उसको किसी तरह रिवर्स हो सकता है, कि अगर हम पिछले साल की रिटर्न सबमिट करा के वहाँ शो कर दें बैंक में, तो या वो बस एक वन टाइम डिडक्शन हो गई और रिवर्स नहीं हो सकती वो? फिर जो नॉर्मल टैक्स उसके ऊपर अप्लाई होता है, वो वो एफटीआर में आ जाता जी, है, वो तो रिफंड नहीं होगा। आप उससे नॉन फाइलर की वजह से जो एडिशनल अमाउंट हुआ है, वो अगर आप उसी साल की रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें एज उसको
रिफंडेबल टैक्स आप दिखा सकते हैं। नहीं, वो तो बैंक ने डिडक्ट किया ना, तो बैंक 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 रिवर्स आप बैंक करेगा। नहीं, बैंक वो रिवर्स नहीं करेगा। बैंक ने तो काट के एफबीआर में जमा करवा दिया होगा, अब बैंक का ठीक ताल्लुक खत्म हो गया। ठीक अब है। आप रिटर्न में दिखाएंगे फॉर एग्जांपल उस पे 10% रेट एप्लीकेबल था, और नॉन फाइलर की वजह से अभी जो है वो डबल हो जाता है, 20% होता है। तो 10% की बजाय 20% कर दिया, तो 10% जो है वो फाइनल टैक्स है, वो तो वापस होगा ही नहीं। बाकी जो एडिशनल 10% है उसका आप एज अ रिफंडेबल टैक्स या एडजस्टेबल टैक्स दिखा देंगे। आपकी अगर कोई दूसरी लाइबिलिटी है तो उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो एज अ रिफंडेबल आ जाएगा। अच्छा, जैसे अब अभी ये मार्च में उनका ईयर क्लोज हुआ था अलमिजान का, ठीक है, उन्होंने टैक्स उस पे चार्ज कर लिया नॉन फाइलर की कैटेगरी में। अब जो रिटर्न सबमिट होगी इसमें वो वाला एक्स्ट्रा जो है वो रिफंड क्लेम कर सकती हूँ मैं, यानी जी वो जी कर लाइबिलिटी सकते से एडजस्ट हो जाएगा? हैं, जी जी हो जाएगा। ओके, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन हो? उमेर आप बिल्कुल खामोश ही होते हैं, कोई तो सवाल पूछ लग रहे हैं। उमेर आवाज आ रही है मेरी?